नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। आज के दौर में दूसरी शादी करना कोई नई बात नहीं रह गई है। इसमें अगर समझदारी से काम नहीं लिया जाता है तो हालत बहुत खराब हो जाते हैं। ऐसे में शादी की सुख से भरी जिंदगी की जगह अपराध की दुनिया में जिंदगी कटने लगती है। लखनऊ की रहने वाली स्मृति ने खुद से बड़ी उम्र के रंजीत श्रीवास्तव से पहले प्यार किया, फिर शादी कर ली। शादी के बाद पता चला कि रंजीत पहले से शादीशुदा है। इसके बाद शुरू हुए झगड़े से जिंदगी अपराध के दलदल में फंस गई। स्मृति न रंजीत से दूसरी शादी करके खुश रह पाई और न दीपेंद्र स्मृति के साथ रिश्तों को सुखमय बना पाया। रंजीत श्रीवास्तव की हत्या में पुलिस ने स्मृति को हत्या की साजिश रचने के आरोप में और दीपेंद्र को हत्या करने के आरोप में जेल भेज दिया। दीपेंद्र का साथ देने वाले जितेंद्र और संजीत दोस्ती निभाने के चक्कर में हत्याकांड के आरोपी बन गए। अगर रंजीत से शादी करने के पहले स्मृति ने समझदारी दिखाई होती तो इतने सारे लोग हत्या की एक कड़ी में फंसकर जेल की सजा नहीं काट रहे होते। रंजीत श्रीवास्तव गोरखपुर शहर के अहरोली गांव का रहने वाला था। 20 साल पहले रंजीत के पिता तारालाल अपने परिवार के साथ गोरखपुर के भेड़िया घाट में रहने आए थे। इसके बाद तारालाल ने पतरका गांव में जमीन खरीदी थी। रंजीत खुद गोरखपुर में रहता था। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। ऐसे में वो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका। उसे एक्टिंग का शौक था। अपने इसी शौक के चलते उसने अपना नाम रंजीत श्रीवास्तव से बदलकर रंजीत बच्चन कर लिया था, क्योंकि वो फिल्म हीरो अमिताभ बच्चन से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसने अमिताभ बच्चन की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे और उनके जैसा ही हेयर स्टाइल रख लिया था। अमिताभ बच्चन की नकल करने या कपड़े पहनने से कोई उनके जैसा नहीं बन जाता है। जब ये बात रंजीत को समझ में आई तो उसे एक्टिंग में कामयाबी नहीं मिली। फिर उसने नए लोगों को एक्टिंग की ट्रेनिंग देने का काम किया। रंजीत के पास इसके लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसे में उसने गांव की अपनी जमीन पर टीन शेड के नीचे रंगमंच से जुड़े कलाकारों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। रंगमंच से जुड़े होने के बाद भी जब वो कामयाब नहीं हो पाया तो उसने राजनीति और समाज सेवा करने को अपना नया रास्ता बनाया। रंजीत को सुर्खियों में रहने का शौक था। इसके लिए उसने कई सामाजिक संस्थाओं को बनाकर काम करना शुरू किया। सुर्खियों में रहने के लिए वो पत्रकार संगठन और जातीय संगठन भी बनाकर काम करने लगा। गोरखपुर में रंजीत ने पल्स पोलियो महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई करने की मुहिम चलाई। इस बहाने से वो राजनीति में भी खुद को जमाना चाहता था। ऐसे में उसने गोरखपुर से दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपना काम शुरू करने का फैसला किया। इसके बाद भी वो गोरखपुर आता जाता रहा। रंजीत के तमाम लड़कियों से संबंध थे, उनको लेकर वो चर्चा में भी रहता था। रंजीत की मुलाकात कालिंदी के साथ हुई थी। कालिंदी साल 2002 में रंजीत से मिली थी। वो गोरखपुर के पड़ोसी कुशीनगर जिले के नेउबा नोगरिया क्षेत्र के बरईपट्टी गांव की रहने वाली थी। उसके पिता गोरखपुर नगर निगम की वर्कशॉप में नौकरी करते थे। कालिंदी अच्छी एथलीट थी। रंजीत के साथ मिलकर उसने साइकिल यात्रा शुरू की थी। बाद में वे दोनों पति पत्नी की तरह साथ साथ रहने लगे थे। रंजीत ने कालिंदी से साल 2014 में गोरखपुर के कुंसही जंगल में बने बुढ़िया माई के मंदिर में शादी की थी। इसके बाद दोनों साथ साथ रहने लगे थे। रंजीत का राजनीतिक रसूख बढ़ चुका था, जिसके आधार पर साल 2009 में रंजीत को लखनऊ की ओसियार बिल्डिंग में सरकारी घर मिल गया था। औरतों को लेकर रंजीत का बर्ताव बहुत अच्छा नहीं था। साल 2017 में रंजीत की साली ने शाहपुर थाने में रंजीत के खिलाफ ही छेड़खानी, मारपीट और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस की मिलीभगत से रंजीत कागजों पर फरार चल रहा था। पुलिस ने खाना पूर्ति के लिए रंजीत के पतरका गांव में टीन शेड वाले घर पर कुर्की का आदेश चस्पा करके अदालत में कागजों पर फरार दिखा दिया था। साली द्वारा दुष्कर्म का मुकदमा लिखाने के बाद रंजीत ने ससुराल से अपने संबंध खत्म कर लिए थे। रंजीत की पत्नी कालिंदी भी अपनी बहन पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रही थी। इस वजह से अब ससुराल से रंजीत के संबंध खत्म हो गए थे। साल 2014 की बात है। रंजीत ने OLX पर SUV गाड़ी बेचने से संबंधित मैसेज पढ़ा।
जिसमें लिखा था कि स्मृति नामक औरत अपने पिता की एसयूवी बेचना चाहती थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। स्मृति अपने पिता की ही जगह पर नौकरी कर रही थी। स्मृति लखनऊ के विकास नगर में रहती थी। एसयूवी खरीदने को लेकर स्मृति और रंजीत की मुलाकात हुई। स्मृति से बातचीत के सिलसिले में रंजीत को पता चला कि पिता की पेंशन को लेकर स्मृति परेशान है। ऐसे में रंजीत ने उसको सहायता का भरोसा दिलाया। अपने राजनीतिक रसूख के चलते उसने स्मृति को मदद पहुंचाई। यहाँ से दोनों की दोस्ती मजबूत हो गई। यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। 18 जनवरी 2015 को रंजीत और स्मृति की शादी हो गई। जब स्मृति पेट से हुई तो उसे पहली बार पता चला कि रंजीत पहले से ही शादीशुदा है। यहाँ से दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। रंजीत की पहली पत्नी कालिंदी को भी उससे शिकायत थी। उसे रंजीत और स्मृति के रिश्तों की जानकारी हो गई थी। विरोध करने पर कालिंदी और रंजीत की लड़ाई होती रहती थी। कालिंदी ने पति रंजीत के खिलाफ महिला थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। कालिंदी के विरोध के बाद भी रंजीत ने अपनी गलती नहीं सुधारी। काफी समय तक रंजीत पत्नी और प्रेमिका दोनों को एक ही घर में रखा हुआ था। दोनों के साथ ही झगड़ा करने लगा था। रंजीत ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से अपना रिश्ता बनाया, जिससे उसको राजनीतिक सरपरस्ती मिल सके। बसपा से उसको बहुत फायदा नहीं हुआ, पर समाजवादी पार्टी के समय उसका राजनीतिक रसूख बढ़ गया, जिसकी वजह से पुलिस उसको बचाने में लगी थी। समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार के समय रंजीत ने साइकिल से पूरे भारत भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। जब भारत भूटान साइकिल यात्रा निकली तो दल के नायक के रूप में रंजीत ने ही दल की अगुवाई की थी। इसके बाद रंजीत का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जुड़ गया था। अखिलेश सरकार के दौर में अपने राजनीतिक रसूख का फायदा लेने के लिए रंजीत ने अपनी मां कौशल्या देवी के नाम पर गांव वाली जमीन में ही वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम खोलने की योजना बनाई और इसका भूमि पूजन भी किया, जिसमें जिले के तमाम प्रशासनिक अफसर शामिल हुए थे। पर जब से अखिलेश यादव की सरकार सत्ता से हटी तो उसे नए आश्रय की तलाश करनी पड़ी। रंजीत के गोरखपुर शहर के रहने वाले महंत योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में रंजीत ने भी अपना समाजवादी रूप छोड़कर योगी आदित्यनाथ की तरह हिंदूवादी रूप बनाने का काम शुरू किया। प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति को चमकाने के लिए रंजीत ने भी हिंदूवादी नेता की इमेज बनाने का काम शुरू किया। ऐसे में उसने विश्व हिंदू महासभा के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में खुद को पेश करना शुरू किया। अखिलेश सरकार के समय में दिए गए ओसियार के सरकारी आवास में वो रहता था। यही उसने 1 फरवरी 2020 को शनिवार के दिन अपने जन्मदिन की पार्टी भी मनाई थी। कई लोग उसको बधाई देने सरकारी फ्लैट पर पहुंचे थे। यही ओसियार में बनी मंदिर में उसने सुंदरकांड का पाठ भी रखा था। समाजवादी विचारधारा पर पर्दा डालने के लिए रंजीत सिंह ने पिछले कुछ दिनों में प्रखर हिंदुत्व का चेहरा चमकाना शुरू कर दिया था। 1 फरवरी को अपने जन्मदिन की पार्टी मनाने वाले रंजीत को ये नहीं पता था कि अगले दिन मौत उसका इंतजार कर रही है। 2 फरवरी की सुबह तकरीबन 5:30 पर रंजीत अपने ओसियार के सरकारी घर से बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। रंजीत के साथ पत्नी कालिंदी और रिश्तेदार आदित्य ही था। कालिंदी विधानसभा मार्ग पर बने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से लालबाग ग्राउंड की तरफ मुड़ गई, जहां वो जॉगिंग करती थी। रंजीत और आदित्य आगे बढ़ गए और हजरतगंज चौराहे से परिवर्तन चौक होते हुए ग्लोब पार्क के पास पहुंच गए। ग्लोब पार्क के पास एक नौजवान रंजीत के पास पहुंचा और दोनों पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद रंजीत और आदित्य के मोबाइल फोन छीन लिए गए और रंजीत के सिर पर पिस्तौल सटाकर गोली मार दी गई। हमलावर ने आदित्य पर भी गोली चलाई, जो उसके हाथ में लगी। इसके बाद हमलावर वहां से भाग निकले। राहगीरों ने आदित्य के शोर मचाने पर पुलिस को खबर दी। पुलिस हत्या की जानकारी देने रंजीत के घर पहुंची तो गोरखपुर से रंजीत के साथ आई अभिषेक की पत्नी ज्योति उसे घर पर मिली और ज्योति ने फोन करके रंजीत की पत्नी कालिंदी को हत्या की सूचना दी। पति की हत्या का पता चलते ही कालिंदी सिविल अस्पताल पहुंच गई। वहां से पुलिस ने कालिंदी को अपने साथ ले लिया, जिसे बाद में पूछताछ के बाद चिन्नट निवासी चचेरे भाई के साथ भेज दिया गया। हिंदूवादी नेता की हत्या से पूरी राजधानी सख्ते में आ गई। कुछ महीने पहले कमलेश तिवारी नामक एक और हिंदूवादी नेता की हत्या हो चुकी थी। राजधानी में अपराध को रोकने के लिए पुलिस व्यवस्था में योगी सरकार ने बदलाव किया था, जिसके तहत लखनऊ में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया। लखनऊ पुलिस ने मॉर्निंग वॉक करने वालों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम की बात कही थी।
इसके बाद मॉर्निंग वॉक के समय रंजीत की हत्या ने लखनऊ पुलिस और नए सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया था। रंजीत की हत्या के बाद आनंद फानन जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नवीन अरोड़ा, एसपी हजरतगंज अभय कुमार मिश्रा, एसपी केसरबाग संजीव कांत सिन्हा समेत कई अफसर मामले की छानबीन में लग गए। रंजीत की हत्या को लेकर उसकी पत्नी कालिंदी का कहना था कि रंजीत कुछ दिनों से प्रखर हिंदुत्व को लेकर बहस कर रहा था, नागरिकता कानून का भी समर्थन कर रहा था। ऐसे में हिंदू विरोधी लोग उसके दुश्मन बने हुए थे। कालिंदी ने 50 लाख रुपए का मुआवजा, मकान और सरकारी नौकरी की मांग सरकार के सामने रखी है। लखनऊ के डीसीपी दिनेश सिंह के जरिए ये मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया था। पुलिस हत्या की पड़ताल में पारिवारिक बातों को लेकर छानबीन कर रही थी। घरवालों के बयानों में कई भ्रम पैदा हो रहे थे। रंजीत के संगठन और घर के लोगों ने पुलिस को भरमाने की पूरी कोशिश की। जिस समय रंजीत की हत्या हुई, लखनऊ में डिफेंस एक्सपो होने वाला था। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे। डिफेंस एक्सपो में पूरी दुनिया से लोग आए थे। लखनऊ पुलिस पूरी तरह से वीआईपी इंतजाम में लगी थी। इसके बाद भी रंजीत हत्याकांड का खुलासा करने का भी पूरी तरह से दबाव था। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने इस मामले की जांच के लिए 8 टीमें बनाई थी। पुलिस ने 87 लोगों के मोबाइल डिटेल लिए। कुछ होटलों के 72 सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। पुलिस के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि हत्या की वजह क्या हो सकती थी। इसमें नौकरी दिलाने के नाम पर रुपयों का लेन देन, पारिवारिक झगड़ा, जमीन से जुड़ा झगड़ा, पति पत्नी के बीच संबंधों का झगड़ा, रंजीत के रिश्तों का झगड़ा और आतंकी हमले जैसे मामले खास थे। पुलिस को सबसे चौंकाने वाले तथ्य दोनों पत्नियों की जानकारी होने पर मिले। रंजीत की दूसरी पत्नी स्मृति के साथ संबंधों को लेकर पुलिस ने जब अपनी जांच का दायरा उसके आसपास घेरा तो वहां पर अहम जानकारी मिली। पुलिस ने स्मृति को कुछ फोटो दिखाए, जिनमें से एक फोटो को उसने पहचान लिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसे दीपेंद्र के बारे में पता चला। दीपेंद्र रंजीत की दूसरी पत्नी स्मृति का करीबी था। उनकी मुलाकात साल 2019 में हुई थी। इसके बाद दोनों करीब आ गए और दोनों आपस में शादी करके घर बसाना चाहते थे। दीपेंद्र स्मृति से मिलने विकास नगर आता था। यहाँ दोनों एक होटल में रुकते भी थे। इस बात की जानकारी जब रंजीत को हुई तो उसने स्मृति से झगड़ा किया। सिकंदर बाग चौराहे पर रंजीत ने स्मृति को थप्पड़ मार दिया था। ये बात दीपेंद्र को पता चली तो उसने रंजीत को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। दीपेंद्र ने अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए 11 दिनों तक रंजीत की रेकी की। इन लोगों को ये जानकारी मिली कि रंजीत ओसियार में बने अपने फ्लैट नंबर 604 से सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। उसके साथ पत्नी कालिंदी और 1-2 लोग भी रहते हैं। दीपेंद्र ने 1-2 दिन रंजीत के साथ पूरा मॉर्निंग वॉक का रूट चेक किया। 1 फरवरी को जब रंजीत मॉर्निंग वॉक पर निकला तो दीपेंद्र ने योजना के मुताबिक ग्लोब पार्क के पास गोली मार दी। उसके मोबाइल को भैंसाकुंड के पास फेंककर हैदरगढ़ होते हुए रायबरेली चला गया। वहां से दीपेंद्र मुंबई चला गया था। पुलिस ने दीपेंद्र के साथ संजीत और जितेंद्र को पकड़ लिया। तब हत्या की पूरी गुत्थी सुलझ गई। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे के मुताबिक दीपेंद्र और स्मृति ने हत्याकांड की साजिश रची। वारदात में संजीत ने पूरा सहयोग दिया। जितेंद्र ने गोली मारी थी। दीपेंद्र, जितेंद्र और संजीत पर हत्या व हत्या की कोशिश में धाराओं पर मुकदमा चलेगा। स्मृति के खिलाफ भी साजिश रचने का मुकदमा चलेगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।